हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इवैल्यूएशन नेट पेपर फर्स्ट के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में। ये आपका टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके बनते हैं जो कि अब काफ़ी कठिन भी पूछे जा रहे हैं, इतने आसान अब नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है, और आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। इन सारी चीज़ों से जो सवाल आपके बन रहे हैं, इन सारे टॉपिक से, वो आपके क्या हैं, आपके एप्लीकेशन मोड पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका अप्लाई हम किस तरह से करेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आज हम इस टेस्ट में डिस्कस करेंगे। चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को पूरा देखा करिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक करने में कमी कर देते हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन मेरा भी डाउन हो जाता है। लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, हम लोग जब टीचिंग प्रोसेस को करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तब मतलब आपको पता लगेगा कि इवैल्यूएशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका आगे क्या मतलब, इसकी वैल्यू क्यों है। तो देखिए, जब हम टीचिंग करते हैं तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं। आप एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, गोल बनाते हैं, उद्देश्य निर्धारण करते हैं। फिर हम लर्नर के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। मतलब जब आप जैसे कि टीचिंग करने जाते हैं, जब आपने टीचिंग ट्रेनिंग की होगी बीएड बीटीसी, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते हैं। उसके द्वारा प्रश्नों को पूछ के बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है कि इसको कितना आता है। उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाते हैं, फिर टीचिंग करते हैं और टीचिंग करने के बाद फिर आपका आता है इवैल्यूएशन प्रोसेस। ठीक है, इवैल्यूएशन के द्वारा हमें ये पता लगा कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना उसने अचीव किया, या कहाँ पे उसको कमी रह गई, या हमारे पढ़ाने में कहाँ से कमी रहेगी। फीडबैक दोनों के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि अब हमें अगर उसको नहीं समझ में आया तो फिर से रीटीच करना है या नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर देना है। तो ये होता है इवैल्यूएशन का रोल। ठीक है, और इवैल्यूएशन लर्नर के लिए किस तरह से अच्छा होता है, तो मतलब इवैल्यूएशन एक क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिससे कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट को आंका जाता है। मतलब उसका हमें पता लगता है कि उसने कितना ग्रहण किया, कितना उसको आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करें तो फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन। ठीक है, जो क्लासरूम में होता है, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है तो वहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है, यही है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के भी 3 फेज़ होते हैं, क्लास के पहले होता है, फिर बीच में होता है और क्लास के लास्ट में होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन भी यहाँ पे कैटेगराइज है। तो देखिए, पहला है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये छात्रों के ज्ञान और कौशल को निर्धारित करता है, जो कि शिक्षण के प्रारंभिक स्तर के लिए आवश्यक होते हैं। प्राइमरी स्टेज मतलब स्टार्टिंग की जो स्टेज है, उसमें इसका जो है इवैल्यूएशन, इसका यूज़ किया जाता है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इसका जो मेन उद्देश्य होता है, जब कहीं पर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जो एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, या कहीं किसी कंपनी में कोई प्लेसमेंट के लिए टेस्ट होता है, तो वहाँ पर इस प्रकार प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के द्वारा ही ये टेस्ट होता है कि उस जगह पर प्लेस जो आपको करवाया जा रहा है, या आपको जहाँ पे आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वहाँ पर प्लेस करने के लिए आपका इवैल्यूएशन हो रहा है और आप कितने फिट बैठते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का इवैल्यूएशन है जो कि प्रारंभिक अवस्था में होगा, पढ़ाने के पहले। ठीक है, अब उसके बाद आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो इसका मतलब ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया, देखिए ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, अथवा सामग्री के मूल्यांकन से जिसमें मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना संभव होगा। मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होगा कि यहाँ पर टीचिंग के दौरान ही ये इवैल्यूएशन होगा, जबकि टीचिंग प्रोसेस आपका चल रहा है तो उस समय ही हम इवैल्यूएशन करते जाएंगे, क्विजेस के माध्यम से, यूनिट टेस्ट के माध्यम से, या चैप्टर का पूरा टेस्ट लेने के मतलब पूरा चैप्टर होने के बाद टेस्ट लिया जाए। उसके आधार पे पता लगेगा कि कहाँ पर कमी रह गई है। बच्चे ने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो मतलब उसको चीज़ें समझ में आई, जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया था कि हाँ हम इसको इतना पढ़ाएंगे, इतना हमको सिखाना है, तो हमारा वो उद्देश्य पूरा हुआ, मतलब लर्निंग अच्छी है। ठीक है, अगर कहीं कमी रह जाती है तो उसमें सुधार आ जाता है। फिर टीचर को सोचना पड़ता है कि अब हमें किस तरह से पढ़ाना है कि वो चीज़ें लर्नर को समझ में आए। तो फीडबैक मिला। ठीक है, तो इस तरह से मतलब सफलता के लिए या विफलता के लिए प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मतलब फीडबैक मिला, टीचर को भी अपने लिए मिला, लर्नर के लिए भी मिला कि उसने सीखा या नहीं सीखा। टीचर को अपने लिए कि मुझे अपनी अब स्किल और किस तरह से बढ़ानी है, किस तरह से बच्चों को सिखाना है। तो छात्रों की शिक्षा संबंधी त्रुटियों को सुधारने में सहायक होता है।
ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन शिक्षण और उपचार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को इससे संबंधित जो है जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये इंटरनल इवैल्यूएशन हुआ, ठीक है। आपके यहाँ जो सबसे ज़्यादा टेस्ट पूछे इवैल्यूएशन पूछे जाते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव और क्राइटेरियन और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैसा हुआ, इंटरनल इवैल्यूएशन। और यहाँ पर अब इसके की पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग टीचिंग होगा, टीचिंग के दौरान होगा, फीडबैक मिलता है यहाँ पर, और प्रोसेस ओरिएंटेड है, ठीक है, प्रोसेस चलता रहता है। और इसका जो मेन एम क्या है, इम्प्रूवमेंट होना, ठीक है, सुधार होना, सुधार किया जा सके ऐसी गुंजाइश रहे। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब ये भी टीचिंग के ही दौरान होगा, जब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपने किया, पता लग गया आपने चीज़ों को कि हाँ बच्चे की कमी कहाँ है और कहाँ मुझे अभी और कितना सिखाना है, समझाना है, तो चीज़ों को अब आप समझ लिया तो आप उसका अब निदान करेंगे, है ना। तो निदानात्मक मूल्यांकन मतलब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन शिक्षकों को अधिगम की कठिनाइयों या शिक्षार्थी की क्षमताओं को, कमजोरियों को, कौशलों को पहचान करने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ से चीज़ें हम निदान कर सकते हैं, उसको डायग्नोस किया जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन ये कहाँ पर होगा, ये एक्सटर्नल इवैल्यूएशन इसको कहा जाता है, और इसको ये कार्यक्रम की या गतिविधियों के अंत में कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है, ठीक है। ये लास्ट में होगा, जो भी प्रोसेस आपका चल रहा है इसके लास्ट में होगा। और इस तरह के इवैल्यूएशन में मतलब परिणाम पर, ये मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है, परिणाम पर केंद्रित होगी, मतलब इसका जो रिजल्ट मिलेगा उस पर ये आधारित होगी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ, प्रोडक्ट हमको जो फाइनली मिला, एंड में जो मिला, उससे ये जुड़ा होता है। इसका एम क्या हुआ कि मतलब गोल पूरा हुआ या नहीं हुआ, एंड में होता है। इसके जो की पॉइंट्स है वो मैं बता रही हूँ। प्रोडक्ट से जुड़ा होता है, एम मतलब पता लगा कि पूरा हुआ या नहीं, और कब पता लगेगा, फाइनली लास्ट में एक ही एग्ज़ाम होगा और उसी में आपको पता लगेगा कि कहाँ तक इसकी लर्निंग जो है अच्छी थी या नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर स्टैंडर्डाइज टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पर भी आपको स्टैंडर्डाइज ऐसे शब्द मिले तो ये समेटिव में होगा। क्यों स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक ही बार होगा, लास्ट में होगा, तो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ही यहाँ पर टेस्ट को डिज़ाइन किया जाता है और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो क्या होता है, आपका बीच बीच में होता रहता है, तो वो आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेटिव और समेटिव, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, अब देखिए कुछ चीज़ों को और जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए अचीवमेंट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, एक ऐसी संज्ञानात्मक जो है माप है जिसके द्वारा विभिन्न विषयों में संभाव्य सफलता आंकी जाती है, ठीक है। संभावना के आधार पर ही सफलता को आंका जाता है। अब देखिए अचीवमेंट और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है। उपलब्धि परीक्षण, मतलब अचीवमेंट, उपलब्धि मतलब अचीव, क्या चीज़ अचीव किया। उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से छात्रों द्वारा किसी कार्य क्षेत्र में अर्जित ज्ञान का मापन होता है। अर्जित ज्ञान से क्या मतलब होता है, देखिए दो तरह की स्किल्स होती हैं, मतलब योग्यताएं होती हैं। अर्जित योग्यता, अर्जित ज्ञान, और आपका एक होता है जन्मजात, है ना, बाय बर्थ जो आपको मिलती है। जो भी एक कोई भी ऐसी स्किल आपको मिल गई जो कि जन्म से ही है आपके साथ है। लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जिनको आप क्या है सीख के, ट्रेनिंग लेके, ऐसे करके अपने आप से सीखते हैं, तो वो होता है अर्जित। तो अचीवमेंट टेस्ट भी क्या है, किसी कार्य क्षेत्र में अर्जित ज्ञान का मतलब जो आपने सीखा। अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट द्वारा किसी कार्य क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने की पोटेंशियल का मापन होता है कि इस कार्य क्षेत्र में आप इस काम को कर पाएंगे कि नहीं, आपकी एबिलिटी है कि नहीं। तो ये हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है अचीवमेंट टेस्ट द्वारा ट्रेनिंग देने के बाद, ये दोनों शब्द याद रखिएगा। अचीवमेंट क्या है, ट्रेनिंग देने के बाद छात्रों को मिलने वाली सफलता यहाँ पे मापी जाती है, जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट द्वारा प्रशिक्षण के पहले छात्रों को सफलता की माप की जाती है। जैसे कि नेट के ही एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे कि आप नेट का जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड सभी का ही जो है क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना। लेकिन क्या हमने रिसर्च की है क्या, या इसके पहले कहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, वो हमको बाद में ही रिसर्च करना है, नेट JRF होने के बाद, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ ना, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, यही तो कहा जाता है। तो यही हुआ संभावना कि आपकी इसमें एबिलिटी है भी इस फील्ड में कि नहीं है, है ना। तो यही हुआ अभिक्षमता परीक्षण द्वारा प्रशिक्षण के पहले छात्रों की सफलता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या हुआ, है ना। इसीलिए यहाँ पर हम रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमको आगे रिसर्च करनी होती है,
ठीक है। तो यही हो गया। अब आपको याद रहेगा कि अचीवमेंट क्या होता है और एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पे पूर्वानुमान किया जा सकता है कि भविष्य में प्रशिक्षण पाने के पहले उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। तो अब क्या है, नेट कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग JRF हो जाते हैं। तो इससे पता लगा कि अभी हमने आपको रिसर्च नहीं कराई, लेकिन आपका परफॉर्मेंस किस तरह का है ट्रेनिंग के पहले ही, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। और अचीवमेंट में ऐसा पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग ली जाती है, ट्रेनिंग के द्वारा ही एक्वायर्ड नॉलेज लिया जाता है ना। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्या होता है, ये सारे टेस्ट बहुत पूछे जाते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट का संबंध अर्जित, अब यहाँ पर भी अर्जित मतलब जो आपने खुद से सीखा उस व्यावसायिक ज्ञान को मापने से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट या निपुणता परीक्षण, निपुणता से मतलब ही समझ में आ रहा होगा, निपुण होना, किसी चीज़ में अच्छी स्किल अपनी जो है हासिल कर लेना। निपुणता परीक्षण में आइटम्स से मतलब जो हम टेस्ट को निर्धारित करते हैं, जैसे कि टेस्ट कई तरह के हो सकते हैं, उनको आइटम्स कहा जाता है, ठीक है। हायर स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, आइटम्स पढ़ते हैं। ये टेस्ट किस तरह से हो सकते हैं, जैसे कि वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, नॉन लैंग्वेज हो सकता है, परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकता है ना। जैसे टाइपिंग वगैरह का टेस्ट यहाँ पर क्या हो गया, परफॉर्मेंस टेस्ट, आपको करके दिखाना है। तो इस तरह का निर्माण करते समय विशेषज्ञों को जॉब एनालिसिस करना पड़ता है, ताकि पता चले कि इस जॉब के लिए कौन कौन से मनोवैज्ञानिक गुणों और क्षमताओं की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है लिकर्ट स्केल से। लिकर्ट स्केल से क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और इसके पहले भी आया था। तो ये जो बनता है क्वेश्चन, ये आपका रिसर्च से भी संबंधित है, साथ ही यहाँ पर इवेल्युएशन से भी संबंधित है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिख दिया है कि कभी इस तरह से पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये कहीं जल्दी ऐसे मिलता भी नहीं है। तो देखिए लिकर्ट स्केल क्या है, रेटिंग सिस्टम है, यूज्ड इन क्वेश्चन समझ में, प्रश्नावली, दैट इज डिजाइन टू मेजर पीपल्स, लोगों के एटीट्यूड को मापने के लिए, ओपिनियन और परसेप्शंस को, ठीक है। ये एक स्केल होता है जिसको एटीट्यूड को नापने में, क्वेश्चन जो बना था मतलब इससे पहले आया था, तो एटीट्यूड को मेजर करने के लिए पूछा था। तो लिकर्ट स्केल किस लिए यूज होता है, एटीट्यूड, ठीक है। उसमें ऑप्शन था एटीट्यूड, सही ऑप्शन था। तो ये इस तरह से, इसलिए मैंने इसको दे दिया है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है 2022 वाले में, तो उसमें आपको इसके वो स्टेप्स बताने थे, ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर से संबंधित था। तो इस तरह से ये लिकर्ट स्केल थोड़ा सा जानना ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, जिसमें ये सारे वर्ड्स जैसे स्ट्रांगली एग्री मतलब बहुमत से सहमत, असहमत और उदासीन, है ना, फिर असहमत या जो है स्ट्रांगली असहमत, इन सब चीज़ों का इसमें ये ऐसे रहता है, मतलब स्केल में ये चीज़ निर्धारित रहती है और आपको टिक करना होता है। तो ये हो गया लिकर्ट स्केल में। यही बताना था कि लिकर्ट स्केल यूज़ कहाँ होता है। अब कुछ इसके टूल्स को भी समझ लीजिए कि इवैल्यूएशन में टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आयर से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन आयर अगर ऐसे पूछ लिया तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आयर मतलब प्रश्नावली। तो इसमें ये टूल्स इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे अवलोकन, परीक्षण, टेस्ट, साक्षात्कार, इंटरव्यू, आप सभी जानते हैं, शेड्यूल। कुछ नए टर्म्स हैं, उनको मैं समझाना जरूरी चाहूँगी। प्रश्नावली, क्वेश्चन आयर, प्रश्नावली आप समझ रहे होंगे, जहाँ पे प्रश्नों का एक समूह होता है, कलेक्शन होता है। रेटिंग स्केल क्या होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक, सोशियोमेट्री, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड और एनेक्डोटल, ये दोनों भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और टेस्ट बैटरी, इसमें से कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं। देखिए अवलोकन क्या है, जहाँ पर देख के चीज़ों को, अवलोकन मतलब देख के अपने बाहर, अपने के जो आसपास का वातावरण है वहाँ पर देखने के द्वारा, खुद से महसूस करने के द्वारा ये चीज़ें जो है महसूस करी जाती है, मतलब अवलोकन किया जाता है, ठीक है। अवलोकन करने वाले व्यक्ति की दृष्टि से अवलोकन दो प्रकार का होता है, मतलब एक ऑटो ऑब्जर्वेशन होता है और एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। ऑटो ऑब्जर्वेशन में व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करता है, जबकि एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन में अवलोकनकर्ता अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन करता है, ठीक है। अवलोकन मतलब देख के उस व्यवहार को समझना, सीखना। परीक्षण, टेस्ट जिसको बोल रहा था, प्रकृति के आधार पर इनको जैसे कि कई तरह के होते हैं, ओरल टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया, ठीक है। और प्रशासन के आधार पे यहाँ पर इंडिविजुअल टेस्ट हुआ और ग्रुप टेस्ट हुआ, ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट जो खुद का एक अकेले का होता है, और ग्रुप टेस्ट जो कई लोगों का एक साथ हो जाएगा। एक साथ कई लोगों को प्रश्नावली दे दी और उनको कहा हल करो बैठ के, तो इस तरह से एक साथ कई लोगों का हो गया, ग्रुप में हो गया।
साक्षात्कार इंटरव्यू आपको सभी को पता है, इसमें 2 तरह के होते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, तो इसमें स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू और अनस्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू। अब इसका क्या मतलब है, तो स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू को स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कहते हैं। स्ट्रक्चर से मतलब आपका क्या हुआ, स्ट्रक्चर मतलब संरचना। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होगा कि यहाँ पर जो इंटरव्यू जब लिया जाएगा, इंटरव्यू में आपको पता है एक लेने वाला होता है, एक इंटरव्यू देने वाला होता है। तो जो इंटरव्यू जो लेने वाला है वहाँ पर उसके सामने एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें प्रश्नों का क्रम, क्या पूछना है, कितना पूछना है, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। एक के बाद एक वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ अलग से वो नहीं पूछ सकता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वो जैसा वो फ्रेम है उसी तरह से पूछेगा। तो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यही होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू। अब देखिए शेड्यूल क्या होता है, अनुसूची। यहाँ पर जो डेटा कलेक्शन के लिए यहाँ पर इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब इस अनुसूची की जो पूर्ति होती है डेटा कलेक्शन करने वाला व्यक्ति स्वयं करता है। मतलब जैसे कि रिसर्च वगैरह में ये सब यूज़ होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, इवैल्यूएशन वहाँ पे भी हो रहा है, तो व्यक्ति जाता है और वहाँ पर जब सर्वे करता है तो लोगों से सवाल पूछता है और खुद से उनको लिखता जाता है, ठीक है। तो ये हो गया शेड्यूल। कई बार ऐसे पूछा जाता है शेड्यूल और प्रश्नावली में क्या अंतर है, तो प्रश्नावली में क्या है, प्रश्नावली प्रश्नों का एक कलेक्शन होता है। प्रश्नावली एक साथ अनेक व्यक्तियों को दी जा सकती है, कम समय, कम व्यय और कम श्रम में अनेक व्यक्तियों से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो अंतर समझ में आया। यहाँ पर शेड्यूल में खुद से लिख रहा है वो जो भी डाटा कलेक्शन करने वाला है, और प्रश्नावली में क्या है, लोग खुद से लिख के दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए चेकलिस्ट। चेकलिस्ट भी बहुत पूछा जाता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। चेकलिस्ट क्या होती है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति में गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का ज्ञान जब करना होता है तो चेकलिस्ट का प्रयोग करते हैं। चेकलिस्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं, ठीक है, जो कि गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति को बताते हैं। मतलब यहाँ पर निर्णायक को कथनों के सही या गलत होने की स्थिति को सही या गलत का चिन्ह लगाकर बताना होता है। तो इस तरह से चेकलिस्ट में मतलब ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं, हाँ, नहीं, सही, गलत, इस तरह से करके वहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है या सही का निशान लगा देना है। तो इससे निर्णायक के उत्तरों के आधार पर व्यक्ति में मौजूद गुण की मात्रा का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चेक लिस्ट हो गई, जैसा कि नाम है, चेक करते हैं और लिस्ट एक होती है, ठीक है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, यहाँ पर छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में एकत्रित किया जाता है, इन्हें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स कहा जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं का वर्णन होगा। यहाँ पर क्यूमुलेटिव में क्या होगा, छात्रों से संबंधित सूचनाएं होंगी, वो कहाँ से रहने वाला है, कहाँ का है, उसकी एज क्या है, उसके घर में कौन कौन है। और यहाँ पर छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण और सार्थक घटनाएं का वर्णन होता है, ठीक है। उससे संबंधित अगर कोई ऐसी कोई घटना हो गई तो उसका उसमें वर्णन होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इतना सा पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए, विद्यार्थियों को ग्रेड, अंक, क्रेडिट देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है ग्रेड, अंक और क्रेडिट देने के लिए, है ना। तो ग्रेड तो हम कब देंगे, बाद में ही देते हैं ना, समेटिव, मतलब लास्ट में, बीच में तो देंगे नहीं जबकि हम फॉर्मेटिव कर रहे थे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, समेटिव इवेल्युएशन, ठीक है। आपको चीज़ों को पढ़ के बहुत ध्यान से आंसर को देना है। और फ्रेंड्स, वीडियो अब तक का अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बस ये शिकायत है। और देखिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित किस मूल्यांकन में प्रदान किया जाता है जो गैर मूल्यांकन परक होती है, अनुदेशन से पूर्व या उसके दौरान घटित होती है, और अनुदेशन संबंधी, यहाँ इंस्ट्रक्शन की बात कह रहा है, योजना बनाने और सुधार लाने में अध्यापकों का मार्गदर्शन करती है। तो ये किसकी बात कह रहा है, इंस्ट्रक्शन के, जो मैंने बताया था आपको ना, बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन में दे दिया है। देखिए, तो अनुदेशन से पूर्व या उसके दौरान घटित होती है, तो ये किस में होता है, फॉर्मेटिव में होता है ना। सुधार की गुंजाइश होती है ना, सुधार लाने में अध्यापकों का मार्गदर्शन करती है, तो ये किस में होता है, फॉर्मेटिव में होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेजरमेंट। अब गुड मेजरमेंट से क्या मतलब है, यही जो टूल्स हमने पढ़े अभी, है ना, इनको हम कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे मेज़र करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो ये कौन कौन से होंगे, इसमें देखिए रिलायबिलिटी, है ना, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, और उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, ये तो नहीं होगा, है ना, एक्यूरेसी से भी मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए वैलिडिटी, क्योंकि आपको ये 3 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है, और ये देखिए वैलिडिटी एंड
प्रैक्टिकेबिलिटी, ठीक है। तो ये अच्छे मापन की विशेषताएं क्या हुआ आपका, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता से मतलब हुआ परीक्षण का मान बार बार वही प्राप्त हो, है ना, थोड़ा भी चेंज ना हो। अगर चेंज हुआ तो इसका मतलब कि वो विश्वसनीय नहीं है। उसके बाद वैधता, टूल्स के उस विषय क्षेत्र में वैध होने से है जो उस विषय को ठीक से माप रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में हो गई, आपका ए, डी और ई, ठीक है। प्रैक्टिकेबिलिटी मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये हो गया। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे है 2 स्टेटमेंट दिए। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट्स ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटी। जो ये कह रहा है परफॉर्मेंस टेस्ट परीक्षार्थियों के ज्ञान और योग्यता की चरम सीमा के आकलन के लिए डिज़ाइन किए होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और अभिलक्षणों के मापन हेतु डिज़ाइन होते हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, तो ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात कह रहा है। तो देखिए परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन मूल्यांकन, ये क्या होता है, प्रदर्शन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एम टू मेजर एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जॉब परफॉर्मेंस टू डिटरमिन हाउ विल दे फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होते हैं इनका एम ही होता है कि अकेले व्यक्ति का या वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पे जॉब परफॉर्मेंस को डिटरमिन करना कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से उनके प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने कार्यों का प्रदर्शन किस तरह से कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि परफॉर्मेंस की योग्यता की चरम सीमाओं के आकलन हेतु अविकल्पित होते हैं, मतलब सही है, ठीक है, वहाँ पे उसकी योग्यताओं को ही जो है आकलन असेसमेंट करने के लिए डिज़ाइन किया होता है। तो ये बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और जो विशिष्ट उत्तर क्या है, परीक्षार्थियों के व्यवहार और अभिलक्षणों के मापन हेतु निर्धारित अभिकल्पित किए हो जाते हैं। मतलब टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट तो उसी के लिए होते हैं, जैसे कि हर जगह का अपना टेस्ट होता है। जब आर का होता है तो क्या होता है, मेंस टेस्ट होता है, पीसीएस वगैरह में भी मेंस टेस्ट होता है। तो वहाँ पर उस हिसाब से मतलब उस फील्ड मतलब उस पोस्ट की जो है महत्ता को जानते हुए उस बच्चे में कितनी क्वालिटीज़ हैं इसका टेस्ट करने के लिए जाता है। तो यही होता है विशिष्ट उत्तर परीक्षा, ठीक है। यहाँ पर दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। वन इज़ लेबल्ड असर्शन एंड दूसरा है रीज़न। असर्शन कह रहा है निर्माणात्मक मूल्यांकन को से कहा जाता है जबकि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश और संभावना तलाशने का प्रयास होता है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कह रहा है रीज़न, इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशन और शिक्षण की अवधि में घटित होता है। तो रीज़न बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों सही है। अनौपचारिक तो होता ही है, यहाँ पर कोई ऐसी वो नहीं होती है कि स्टैंडर्ड टेस्ट बनेगा या उसको कोई एक्सपर्ट्स ही बनाएगा। टीचर अपने हिसाब से अपने तरह से चीज़ों को पूछता है और उसके बाद उसमें सुधार की गुंजाइश करता है। तो बोथ आर सही, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर इसको मैच करना है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिव और है आपका, फॉर्मेटिव है, समेटिव है, फिर नॉर्म है और क्राइटेरियन रेफरेंस। तो पहले मैं आपको नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस समझा दूँ, तब आप अच्छे से कर पाएंगे और खुद से करिएगा। देखिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट रिफर्स टू स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और किस लिए करते हैं, कंपेयर करने के लिए और रैंक टेस्ट के लिए। मतलब यहाँ पर ये बहुत सारे स्कूल वगैरह में क्या होता है कि टीचर्स के द्वारा बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, क्विजेस लिए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मतलब जब रिपोर्ट करते हैं कि क्या लर्नर ने एवरेज स्टूडेंट के कंपेयर में ख़राब या अच्छा प्रदर्शन किया है, उसने कितना अच्छा किया है, कितना ख़राब किया है। तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के उससे हमें पता लगता है इसके इवैल्यूएशन के द्वारा, ठीक है। और इसको मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स के भी उससे बताऊंगी। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहाँ हुआ, मतलब जब एकेडमिक आपका चेक किया जाता है तो वहाँ पर टीचर मतलब बताते हैं कि क्या जो है लर्नर ने एवरेज स्टूडेंट जितना उसका होना चाहिए उससे अच्छा किया है या खराब किया है, ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया, ठीक है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में कुछ स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया डिफाइंड होते हैं, उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको हम चेक करते हैं। मतलब अगर हम बात करें जैसे ये कोई रनर है, मतलब वो एथलीट है और वो दौड़ रहा है, किसी रेस में उसने पार्टिसिपेट किया है और उसको अगर ये कहा जाए कि वो 3rd प्लेस पे आया,
ठीक है। तो यहाँ पर उसकी रैंक बताई जा रही है ना, तो ये हो गया आपका जो है रैंक बताया जा रहा है, तो मतलब ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हुआ। लेकिन यदि इसी को हम ऐसे कहें कि उसने रेस में पार्टिसिपेट किया था और 58.42 सेकेंड में उसने पूरी कर ली, तो ये क्या हो गया, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हो गया। यहाँ पर रैंक से मतलब नहीं है, लेकिन उसकी इंडिविजुअल जो धावक है, जो रेसर है, उसकी जो उसकी कैपेसिटी, उसकी प्रोफिशिएंसी पता लग रही है कि वो उसने इतने कम समय में उस दौड़ को पूरा कर लिया है ना। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या है, आपका रैंक बताई जा रही है, लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में उसकी इंडिविजुअल प्रोफिशिएंसी को बताया जा रहा है। ठीक है, अब आप कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिव और समेटिव सभी को पता है। फॉर्मेटिव की अगर हम बात करें तो ये होगा हमेशा जब बात आएगी सुधार की, है ना, तो आकलन का उद्देश्य सुधार और गुंजाइश की पहचान करना, माने थर्ड से ये मैच होगा। समेटिव की बात करें तो कम से कम तात्कालिक भावी संदर्भ हेतु मूल्यांकन का स्वरूप जो है निर्णयपरक होता है, मतलब यूज फॉर एटलीस्ट इमीडिएट फ्यूचर, है ना। तो ये होता है आपका, इससे होगा, ठीक है, फोर्थ वाले से होगा, मतलब यूज फॉर एटलीस्ट इमीडिएट फ्यूचर, है ना, फॉर्म ऑफ जजमेंट टू बी यूज्ड, है ना। अब ये हो गया आपका नॉर्म रेफरेंस की बात करें तो ये होता है द टेस्ट डाटा हेल्प अस टू डिटरमिन ए स्टूडेंट रैंक, है ना। सीधा सा बस आपको ऐसे कीवर्ड से याद रखना है, तो ये पहले ऑप्शन से मैच कर जाएगा। और क्राइटेरियन रेफरेंस की बात करें तो ये देखिए द टेस्ट डाटा टेल अस अबाउट ए स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, ठीक, उसी एग्जाम्पल को आपको याद रखना है और बस नॉर्म्स रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया आपका इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है, मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको परसेंटाइल में दिया, है ना, परसेंटाइल रैंक की बात कह रहा है, परसेंटाइल श्रेणी का प्रयोग किया, इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो उसका रिजल्ट आया वो नंबर में ना आके आपका परसेंटाइल, जो कि आपका नेट में भी आ रहा है ना, तो इस तरह से क्या होगा, कौन सा इवेल्युएशन है, तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हुआ, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। लेकिन अगर यही कहा जाता कितने नंबर मिले हैं, तब इतने परसेंट प्राप्त किए हैं, तब ये हो जाता आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए फॉर क्लासरूम टेस्टिंग द लेंथ ऑफ द टेस्ट विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन, मतलब कक्ष परीक्षण करने के लिए परीक्षण की लंबाई अवधि भिन्न होगी, जो निर्भर करेगी, तो ये किस किस पर निर्भर करेगी। देखिए कई चीज़ें आपकी क्या है, सवालों को हल करते हुए भी दूर हो जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम क्लासरूम में जो है वो करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो क्लासरूम टीचिंग के बाद ही तो करेंगे, है ना, इवैल्यूएशन। तो वहाँ पर हमने कुछ ऑब्जेक्ट बनाए थे, कुछ उद्देश्यों का निर्धारण किया था। तो सबसे पहले तो आपका उद्देश्य ही हो जाएगा पहले नंबर पे, है ना। तो आपको यहाँ पर ये बताना है ना, कि ये कौन कौन से ऑप्शन होंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन तो सभी में दिख रहा है, ये वाला तो बिल्कुल ही काट दीजिए, है ना, एलिमिनेशन से करेंगे। उसके बाद काइंड ऑफ आइटम्स यूज, आइटम भी आपको समझ में आ गए कि आइटम्स का मतलब क्या है, किस तरह के किन तरह के टेस्ट यूज होंगे, है ना। आइटम मतलब वर्बल कि नॉन वर्बल होगा, कि परफॉर्मेंस टेस्ट हो रहा है कि नॉन लैंग्वेज टेस्ट है। तो पहला तो फिर दूसरा ये हो जाएगा, उद्देश्य निर्धारण किया, फिर टेस्ट हमने डिज़ाइन किया किस तरह से होगा। उसके बाद क्या सब्जेक्ट टीचर का ज़रूरी है नॉलेज, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एज एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल्स टेस्टेड, तो बिल्कुल सही बात है, इसको भी हमें किसी, मतलब हर बच्चे का अपना एज ग्रुप होता है, अपनी एबिलिटी होती है, उसी के हिसाब से टेस्ट डिज़ाइन किए जाते हैं ना। पीसीएस वाले का अलग है, नेट वाले का अलग है टेस्ट, छोटे बच्चों का 10th 12th का अलग होता है, तो एज का भी इम्पोर्टेंस होता है। फिर यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जिसका परीक्षण किया गया हो, ठीक है, तो ये 5वां हो जाता है। तो ये हो गया आपका इस तरह से। इसमें देखिए ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। और अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हो गया आपका CA, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन आपके हो गए और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।